चलिए आप सभी का इस्तकबाल है अपने अगले सेशन में। इससे पहले हमने इंडियन इकोनॉमी मेंस के मुद्दे पर तफसील से चर्चा करी थी फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले विषय पर। इस वीडियो में हम वापस से तफसील से ही चर्चा करेंगे अगले मेंस के टॉपिक पर। वो है हमारा इम्पैक्ट ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस ऑन इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जो हमारी अर्थव्यवस्था का असंगठित क्षेत्र है, कैश ट्रांजैक्शंस का इस असंगठित क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम देखेंगे आज कि कुछ प्रभाव लाजमी है, अच्छा है, और कुछ प्रभाव लाजमी है, बुरा है। जैसा कि इंसान होता है, कुछ अच्छा और कुछ बुरा, वैसे ही इस सेक्टर के साथ भी है। तो पहले तो हम इन दो शब्दों को ही देख लेते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर होता क्या है और ये कैश ट्रांजैक्शन होते क्या हैं। आसान सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा इसमें। इनफॉर्मल सेक्टर वो क्षेत्र अर्थव्यवस्था का जो असंगठित है। आप बोलेंगे असंगठित मतलब, कई मायने निकाल सकते हैं आप इसके। ऐसा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का जिसमें जो जो सरकार के किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, जो बिजली का उपयोग नहीं करता है, या जो सरकार के किसी कानून नियम कायदे के तहत नहीं आता है, जिसके होने की जानकारी, जिसके अस्तित्व की जानकारी सरकार को नहीं है, जो ना ही एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है, ना ही जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ना ही नगर निगम के साथ गुमास्ता सर्टिफिकेट के तहत रजिस्टर्ड है, न केंद्र, न राज्य, न नगर निगम, न पंचायत के साथ किसी प्रकार का इसने रजिस्ट्रेशन करा है। अब बोलेंगे ऐसा कौन है? ऐसे अनंत लोग हैं, ऐसे अनंत सेक्टर्स हैं जो आपके आसपास आपको रोज दिखते हैं, पर आप उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ सब्जी बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स, उनका कोई सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं है, सरकार के नियम कायदों के तहत वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनके अस्तित्व की जानकारी सरकार को मौजूद नहीं है, वो जीएसटी के कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे सेक्टर को हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, छोटे उद्योग। अब आप बोलेंगे छोटा उद्योग है सर, वो उद्योग, वो फैक्ट्री है, वो कैसे इनफॉर्मल हो सकता है? तो फिर आपकी धारणा जो फैक्ट्री में है वो सिर्फ आपने टीवी और वेब सीरीज पर देखी है। जो फैक्ट्रीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कारखाने, तो झुग्गी झोपड़ी में कोई जूते बना रहा है, वो भी एक कारखाना है। अब वो कहाँ जीएसटी में रजिस्टर करेगा और कहाँ नगर निगम को बताएगा? नगर निगम तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करती उस जगह को, वो तो नाले के किनारे बनी एक झुग्गी है। ऐसे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। आप जान के पता नहीं सरप्राइज्ड होंगे या शॉक्ड होंगे कि भारत की 90% जनसंख्या इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। इनफॉर्मल सेक्टर की अपनी परेशानियां हैं, अपने दुख हैं, अपनी समस्याएं हैं, पर हमारे सिलेबस का मुद्दा ये नहीं है कि इनकी दुख तकलीफ और पीड़ा क्या है। हमारे सिलेबस का मुद्दा बहुत सीमित है कि कैश ट्रांजैक्शंस का इन इनफॉर्मल सेक्टर के व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक बिल्कुल सर्जन की तरह हमें प्रिसिशन के साथ स्केपल यूज करना है। हमें रामपुरी चाकू यूज करके पूरे इनफॉर्मल सेक्टर को खोल के नहीं रख देना है। सिर्फ वो इलाका जो तकलीफ दे रहा है, सर्जन उसी को हाथ लगाता है। तो वैसे ही एक बहुत पर्टिकुलर मुद्दा हमें दिया है, इनफॉर्मल सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है कैश इकोनॉमी का, उसी पर बात करेंगे। उससे पहले अपन यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर की बातें कुछ पढ़ लेते हैं। इंडियाज इनफॉर्मल सेक्टर encompasses approximately 90% of the workforce, contributing around 50% of national GDP. This sector includes unregistered, unregulated enterprises
सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स एंड कैजुअल वर्कर्स अक्रॉस अर्बन एंड रूरल एरियाज, इन्हें हम कहते हैं इनफॉर्मल। अब यहाँ पर काम कैसा होगा, आप समझ सकते हैं कि कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं होगा। मालिक जब चाहे नौकर को बोल सकता है, एम्प्लॉय को बोल सकता है कल से मत आना, तो उसे नहीं आना है कल से। यहाँ पर कोई सोशल सिक्योरिटी मालिक अपने कर्मचारी को प्रोवाइड नहीं करेगा। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, काम के घंटे भी नियंत्रित नहीं होंगे लेबर लॉ से, क्योंकि लेबर लॉ लागू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। मालिक बोलेगा 7 दिन आना पड़ेगा, इतने घंटे काम करना पड़ेगा, नहीं तो तनख्वाह कटेगी, या आना ही मत कल से। ऐसे सेक्टर को हम कहते हैं कि यार ये इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, जहाँ कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सोशल सिक्योरिटी नहीं, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जनरली दिहाड़ी मजदूर, घंटे से काम करने वाले मजदूर, एग्रीकल्चर लेबर इस कैटेगरी में आता है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। इसके कई फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं, जैसे जब ये कैश के बेसिस पर काम करता है, इनफॉर्मल सेक्टर चूंकि रजिस्टर्ड ही नहीं है, बैंक को भी इसका अता पता नहीं है, ये कैश के लेन देन पे काम करता है। जब आप कैश के लेन देन पर काम करते हैं, आपको कोई लोन नहीं देगा, आपको वित्तीय प्रोडक्ट्स की सुविधा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके ट्रांजैक्शंस का कोई ट्रेल नहीं है। आप अगर स्केल अप होना चाहेंगे तो आपको स्केल अप होने के लिए लेवरेज नहीं मिल पाएगा। क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। और जब आप कैश में इनफॉर्मल सेक्टर से ही उधारी लेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर से ही उधारी लेगा, तो आप अधिक ब्याज पे करेंगे। इट विल लीड यू टू एक्सप्लॉयटेशन एंड इकोनॉमिक शॉक्स। एक अच्छा चित्रण करा गया है यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर का। आप चाहें तो 1 मिनट वीडियो को रोक लीजिए और इसे समझ लीजिए, लिख लीजिए। सिर्फ देखने से नहीं होता, करने से होता है। तो लिख के इसे खत्म कर दो। तीनों एस्पेक्ट्स लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हमें टॉपिक है व्हाट आर दी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ। हमें टॉपिक तो यह है कि भाई कैश ट्रांजैक्शन का इनफॉर्मल सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि पॉजिटिव प्रभाव बताओ या नेगेटिव प्रभाव बताओ, लेकिन जब भी आपको ऐसा सवाल आता है कि भाई क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस ऑन इनफॉर्मल सेक्टर, logically you should give both the aspects ki what is the positive aspect associated and what is the negative aspect associated. I am just following that trend and displaying here and discussing here both the aspects, what are the positive aspects of impact of cash transaction on informal sector, as well as I'll be discussing after this slide what are the negative aspects of impact of cash transactions on informal sector. First of all, starting with the positive aspects. पहली बात, प्राइवेसी और ऑटोनॉमी। किसी के भरोसे नहीं रहना, ये ले पैसा और सामान दे के जा। क्या कैशलेस में भरोसे रहना पड़ता है? बिल्कुल। मोबाइल फोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, बैंकिंग सुविधा चाहिए, चेकबुक चाहिए, ड्राफ्ट चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और इस तरीके की 25 बातें। कैश में हरा नोट इट डज द जॉब। तो पहला बेनिफिट है यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन का कि इट लीड्स टू ऑटोनॉमी। दूसरी बात, प्राइवेसी। कहीं कोई चिन्ह ही नहीं छूट रहा है, किसने किसको 100 का नोट दिया किसको पता, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्राइवेसी एलिमेंट एसोसिएटेड विद कैश ट्रांजैक्शंस। तो कुछ एक सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में इस प्रकार की प्राइवेसी भी मददगार सिद्ध हो सकती है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी सांड की आंख। नाउ कंसिडर वो सोशियो इकोनॉमिक सेटअप
वो अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन करें और कोई व्यापार करना चाहें छुपकर, अक्कल सिलाई कढ़ाई बुनाई का, और पैसा सिर्फ कैशलेस ही लेने की सुविधा है, तो फिर समाज को पता चल जाता, उस मूवी को मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ, और फिर वो व्यापार शुरू भी नहीं कर पाती वो ग्रुप ऑफ फीमेल्स। बेहतर तरीका कि ये जो पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक सेटअप है इसमें कैश काम दे देगा, कि प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, कि प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी को मेंटेन करता है हमारा कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन। एक्सेसिबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी, आपको कहीं नहीं जाना यार, आपकी जेब में है, वो इतना एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली भी एक्सेसिबल है। 100 के नोट के लेन देन के बदले कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन में पैसा लगता है। जैसे अगर 100 का आजकल जीपे या फोन पे रिचार्ज कराओगे, मोबाइल का टॉपअप कराओगे, तो 1.5 रुपया वो कन्वीनियंस फी के नाम पर काट लेगा। कुल मिलाकर इकोनॉमिकली लेस एक्सेसिबल हो सकते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन, कैश में ऐसी कोई एक्सेसिबिलिटी की समस्या नहीं है। डेबिट कार्ड स्वाइप करेंगे आप, दुकानदार अगर बड़ा अमाउंट है तो बोलेगा 2% का MDR लगेगा, 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ऐसा कैश में तो नहीं, बोलता हाँ कैश दे दो जल्दी। सिंपल भी है, अब इसको नहीं समझा रहा मैं कि सिंप्लिसिटी क्या होता है। कैश रिमेन्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, इज इजी टू यूज, रिक्वायर्स नो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। कि अभी तो भैया नेट नहीं है, अभी पेमेंट नहीं ले सकता, अभी सर्वर डाउन है, आपके बैंक से पैसा तो कट गया पर मेरे पास तो नहीं आया, तो मैं कैसे दे दूं। ऐसी कोई समस्या नहीं होती कैश में। तो नो टेक्नोलॉजी कंसर्न्स एंड नो इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न्स, दिस लीड्स टू अ ग्रेट सिंप्लिसिटी। जो लोग डिजिटल डिवाइड के उस तरफ हैं, जैसे मेरी टेबल, मैं इस तरफ, जो उस तरफ है, मतलब जिन्हें नहीं आता है टेक्नोलॉजी से काम करते, क्योंकि बचपन में ऐसी शिक्षा नहीं हो पाई कि वो नई चीजें सीख पाए, तो इस कारण से वो आज विक्टिम बने बैठे हैं। ऐसा नहीं कि वो बुरे लोग हैं, वो विक्टिम है क्योंकि उन्हें बचपन में नई चीजों को कैसे ग्रहण करना है सिखाया ही नहीं गया। तो आज एकदम नई चीज उनके सामने रख दी गई है, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, और बोला जा रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शन करो, तो उन्हें समस्या होगी। These people are on the other side of digital divide, खाई के उस तरफ हैं, उनसे बोले कूद के आ जाओ इधर, वो बोले नहीं अब घुटने काम नहीं करते, नहीं कूद पाएंगे यार। तो उनके लिए कैश ट्रांजैक्शन एक वरदान है। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उनके लिए कैश ट्रांजैक्शन अच्छी चीज है। ये अभी मैंने बताया आपको कि कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही एसोसिएटेड नहीं है, ना ही मर्चेंट डिस्काउंट रेट देना है, ना ही कन्वीनियंस फी देनी है आपको, ना ही इंटरनेट का बिल भरना है एक्सेट्रा, प्रोसेसिंग फी देनी है, कुछ नहीं। ये खास तौर पर उनके लिए महत्वपूर्ण है जिन बिजनेसेस के मार्जिन काफ़ी लो हैं। अगर एक ऐसा व्यवसाय है जो 1-2% पे काम करता है, उसको बोलो 2% का MDR देना पड़ेगा, कि डेबिट कार्ड से स्वाइप करोगे तो 2% बैंक ले जाएगा, वो बोलेगा क्या बात कर रहा है, कैसे व्यवसाय करूंगा मैं ऐसे। तो जिस बिजनेस में मार्जिन कम हो उसके लिए बहुत मुश्किल है कैशलेस तरीके से ट्रांजैक्शन करते रहना, उसके लिए कैश ट्रांजैक्शन एक वरदान से कम नहीं है। मिनिमल प्री रिक्विजिट्स कैश के लिए, कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कोई बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं है, किसी डिवाइस की आवश्यकता नहीं है, टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, बच्चे बूढ़े जवान सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल स्टेटस। अमीर गरीब सब इस्तेमाल करो कैश का। लेकिन ये मैं इसलिए बोला हूँ कैश के फायदे, क्योंकि एक पहलू बताना है, ये छोटा पहलू है। कुल मिला के देखें तो डिसएडवांटेज ज्यादा होंगे कैश के, एडवांटेज कम होंगे। इसके बाद हम डिसएडवांटेज पर आएंगे कि भाई कैश इस्तेमाल करने के डिसएडवांटेज भी हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर दिस स्लाइड।
मैं इस स्लाइड को एकदम साफ कर रहा हूं, आप इसे आराम से नोट करिए क्योंकि एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट देने के काम आएगी। और एक जब आप इसे लिखेंगे तो एग्जामिनर को समझ आएगा ये सिर्फ एक बहती धारा जैसा व्यक्ति नहीं है कि जो धारा बह रही है उसमें हाँ में हाँ मिला रहा है कि हाँ हाँ डिजिटल कैशलेस ट्रांजैक्शन ही होने चाहिए। इस व्यक्ति को दूसरा पक्ष भी पता है कि कैश ट्रांजैक्शन के क्या फायदे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जब दो गुट हैं तो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटर अपना बायस अलग रखकर पक्ष को इस तरफ से भी देख पाए और पक्ष को उस तरफ से भी देख पाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जो आपके सवाल होते हैं उसमें आपको दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट्स पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर ऑफ कोर्स कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां एक ही पक्ष होगा, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, ऐसा नहीं बोलना है कि वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होना चाहिए, या करप्शन, एक ही पक्ष होगा, करप्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत होना चाहिए, नहीं। वो टॉपिक आप समझ, इतने तो आप समझदार हैं कि किस टॉपिक में एक ही पक्ष होगा। इसे 2 मिनट दे रहा हूं मैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे पहलू, दूसरे पक्ष पे बात करेंगे कि क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं कैश ट्रांजैक्शंस के जब इनफॉर्मल सेक्टर इन पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है। लेट अस टॉक अ बिट अबाउट इट। पहला पॉइंट यहां हमने लिखा है, एब्सेंस ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। लॉजिकल सी बात है यार कि अगर आप कैश से ट्रांजैक्शन करेंगे तो फिर आप कोई चिन्ह तो छोड़ ही नहीं रहे। जब आप चिन्ह नहीं छोड़ रहे तो आप इस बात का सबूत कैसे लेकर आएंगे कि भाई मैंने सामने वाली पार्टी को पेमेंट कर दिया था? नहीं होगा। इससे डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं, इनसिक्योरिटी अराइज हो सकती है। ना सिर्फ ये, आपके खुद के चिन्ह नहीं बन रहे। आप अगर बैंक से कल को लोन लेने जाएंगे तो बैंक बोलेगा कोई रिकॉर्ड ही नहीं दिख रहा कि तुम व्यापार करते हो। It leaves no formal trail, preventing the development of financial history that could have facilitated credit access and business growth opportunity. But now it will not facilitate that. I hope you got this point. That's why it is so essential to have credit trails. मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं, moreover may create disputes for lack of records। ये कोई रिकॉर्ड ही क्रिएट नहीं हुआ है। आगे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, जब तक आपके पास कैशलेस तरीके से ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, आपके पास आपके बेचे गए माल के बदले रसीद और बिल मौजूद नहीं होंगे,
तब तक आप कुछ मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे डिस्काउंटिंग और रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये ऐसे मॉडर्न फाइनेंशियल टूल्स हैं जो आपको बढ़िया मदद करते हैं अपने व्यापार को एफिशिएंटली चलाने में। देखते हैं ये क्या टूल्स हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी टाटा स्टील, इससे एक दूसरी कंपनी रिलायंस ने सामान खरीदा। तो टाटा स्टील ने मान लीजिए 100 करोड़ का सामान रिलायंस को बेचा। क्या बेचा है? स्टील के स्लैब्स बेचे। इसके बदले रिलायंस ने कागज लिख के दे दिया कि ये जो तुमने 100 करोड़ का स्टील बेचा है हमको, हम 6 महीने बाद तुम्हें इसका पेमेंट दे देंगे। तो ये ₹100 करोड़ और यहाँ मुकेश भाई के सिग्नेचर होंगे कि 6 महीने बाद पेमेंट दूंगा मैं तुम्हें। आप बोलेंगे यार इतना बड़ा आदमी हो, 6 महीने बाद? ऐसे ही व्यापार होता है। व्यापार में आपने आसपास देखा होगा, तो आज खरीदी गई वस्तु का पेमेंट व्यापारी आज ही नहीं करता, कुछ वक्त बाद करता है। व्यापार ऐसे ही चलता है भारत में। तो 6 महीने बाद अब रिलायंस को, मैं इसको थोड़ा कलर कर रहा हूं, रिलायंस 6 महीने बाद पैसा देने का टाटा स्टील को कह रहा है। अब टाटा स्टील क्या सोच रहा है कि यार ठीक है 6 महीने बाद का पैसा आ जाएगा, लेकिन आज अगर ये पैसा मिल जाता तो मैं 6 महीने में 100 करोड़ को घुमाकर 120 करोड़ कर देता, और अगर आज इससे थोड़ा कम भी मिल जाएगा तो मैं 6 महीने में इसको घुमाकर 110 करोड़ कर दूंगा। पर आज तो दे नहीं रहा है रिलायंस। क्या कर सकता है टाटा स्टील कि इस बिल को लेकर आईसीआईसीआई के पास जा सकता है, मान लो, और आईसीआईसीआई को समझाएगा वो कि देखो ये रिलायंस मुकेश भाई का साइन किया हुआ बिल है, तुम रख लो, 6 महीने बाद वो तुम्हें 100 करोड़ दे देंगे। एक काम करो, तुम आज मुझे 90 करोड़ दे दो। तो जो 6 महीने तक इसको 100 करोड़ नहीं मिलता, 6 महीने के बाद मिलता, आज ही टाटा स्टील को 90 करोड़ मिल जाएगा। आज का 90 करोड़ टाटा स्टील सोच सकता है 6 महीने बाद के 100 करोड़ से ज्यादा महत्व रखता है। ये आज 90 करोड़ लेकर 6 महीने में इसे 120 करोड़ पे पहुंचा सकता है। ऐसी संभावना है। अब आईसीआईसीआई क्या करेगा? आईसीआईसीआई ने 90 करोड़ में बिल खरीदा और आईसीआईसीआई वेट करेगा 6 महीने का। रिलायंस 6 महीने बाद आईसीआईसीआई को 100 करोड़ पे कर देगा। आईसीआईसीआई को सीधे सीधे 10 करोड़ का मुनाफा। इसी एक्टिविटी को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ऐसी सुविधा कब मिल पाएगी? जब ये जो संस्थानें हैं आपस में ट्रांजैक्शन कर रही हैं, ये फॉर्मल तरीके से हो, ये कैश में ना हो। अगर ये कैश में ट्रांजैक्शंस करेंगी, if these transactions are in cash, there is no chance anyway, not an iota of chance that such sort of financial instrument will come to the rescue of the party like Tata Steel. That's why it is absolutely essential. That's why it is absolutely essential that our informal sector should fasten up its seat belt and try to be part of formal sector, deal less in cash and more through cashless method, so that such innovative financial instruments reach this segment of our industry. I hope I have made yourself
clear enough to understand the concept. So I hope the first word, good enough to understand what is discounting. Let me take that concept further ahead and explain you the concept of rediscounting. I'll proceed from the point where I left in the previous explanation of discounting. Let us see what happens ahead. Now ICICI has in its pocket this 100 rupees of bill of exchange, which ICICI can redeem after 6 months and get 100 crores. But before 6 months itself, 6 महीने पूरा होने से पहले ही, before 6 months itself, what happened? ICICI itself wanted some money. Maybe some unforeseen emergency might have come. Maybe some economic essential necessity. So ICICI says that I can't wait for 6 months for these 100 crores. I need it right now. What it can do? It can do the same thing which Tata Steel did. But in this case, ICICI will not do the same thing with Tata Steel. ICICI will do the same thing with RBI. How? ICICI will go to RBI and sell this 90 crores of this 100 crores of bill of exchange at 95 crores and in turn get 95 crores, still making 5 crores of profit, if you remember, because ICICI had initially sold this 100 crore of bill at 90 crores to Tata Steel. So the cost price for ICICI was 90 crores. Now it is selling this to RBI at 95 crores. Fine, still making 5 crores of profit. What RBI will do? RBI will now collect the money of amount 100 crores with Reliance. What RBI is doing is rediscounting this bill of exchange. So this facility of discounting and rediscounting is available only in case of formal transactions which are cashless. I hope you got this point. इससे हो क्या रहा है? इससे जो working capital है, you can utilize it in an optimal manner. Moreover, you can manage your cash flow very well. Just the example which I gave just now. Cash of 100 crores would have been locked for Tata Steel for 6 months had there been no facility like bill of exchange. But since it is a formal sector, it can utilize various financial instruments. It had the facility of discounting its bill of exchange and get those 90 crores cash rolling. So it can very efficiently manage its cash flows. That's what this point was saying. It can easily manage its cash flows. आगे आते हैं. Third point. Growth constraints. Cash only operations face significant limitations in scaling due to capital constraints. Quite obvious. If you do not have enough capital to invest, you cannot grow for a long time at a higher pace. You will need to limit your growth rates in absence of sufficient capital. That's what this point is saying. And moreover, the second part is saying that you would always be then dealing with smaller players, as the larger formal players will not do business with you, as you are largely dealing with cash, but the large and formal players are largely dealing in cashless modes of transaction. Just imagine a local scrap dealer largely dealing in cash would never get an opportunity to deal with Tata Steel, because Tata Steel says all transactions would be cashless, on record, on paper. This scrap vendor does not even have a bank account, so it
could have made huge tons of money and a large fortune by selling scrap to Tata Steel, but Tata Steel is saying, won't trade in cash, I require cashless modes of transaction. And hence, the scrap dealer loses on the opportunity of being a large player. It loses on the opportunity of scaling up its business. It loses on the opportunity of transforming itself from micro to medium enterprise. It loses on the opportunity of being productive. In the process, the local scrap dealer loses less and India's economy loses more. Cash-only operations face significant limitations in scaling due to capital constraints, difficulty in partnering with formal businesses and exclusions from digital marketplace that require formal financial integration. That's an extremely good line. Please have a look at it. We'll give a pause for 2 minutes. Please read it and get and absorb it. Thing won't be sufficient if you only understand it, because if you only understand it, you won't be able to reproduce it in exam. You need to absorb it so that even at midnight somebody wakes you up and talks about what are the limitations of cash economy for informal sector, you should answer it. Cut. So please absorb it, giving you 2 minutes, and then I'll move ahead. I hope you are getting the essence, the gist of what I'm trying to explain. Another limitation of cash economy for informal sector is its productivity challenges. If an employer is largely informal, it will largely deal in cash. This cash and informality are hand in glove. ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. कैश में जो डील करेगा वो इनफॉर्मेलिटी चाहेगा, जो इनफॉर्मेलिटी चाहेगा वो कैश में ही डील करेगा. तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. तो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसके एम्प्लॉयर्स चाहे जितना टैक्स में पैसा बचा लें, कैश में कमा लें, लेकिन एक जगह मात खा जाएंगे. What that thing will be? That thing will be they will have a very low productivity of their employees. What does it mean? If the employer is largely informal, he would be paying his or her employees on an hourly basis without providing social security like health insurance, like pensions, like provident fund. The result would be the employee would always be in search of a better job opportunity and would not put in his or her 100% in the production of employer. Result, the employer paying 100 rupees to an employee
An employee could have generated from this 100 rupees of payment 500 rupees of output, but since employee is unsecured, fearful, and always in search of new jobs, employee will contribute only 400 or 300 of output. That is a substantially reduced productivity of employee, which an employer could have extracted had employer provided good working environment, a social security measure, timely salaries, provident fund, weekly offs, etc. to his employees. Dealing in informal economy leads to substantial reduction in productivity of employees. In turn, more harm is borne by employer and not by employee. In turn, the more harm is borne by Indian economy and not the employer. That's what this point is saying, that largely such informal sector leads to productivity challenges for our economy. You can understand it in this manner also. Suppose you have a function at your home where you are ordering, where you are employing or on contract, bringing in a Maharaj for cooking all delicacies, puri, sabji, dal. Second option, you are entering into a contractual agreement with a chef. Chef is more formal as compared to Maharaj. Chef would charge more. Chef would provide more productivity as compared to Maharaj, because chef is trained, belongs to a more formal sector. That's how training, productivity, skills and formality all go hand in hand, while lack of skills, informality, cash all go hand in hand. I hope I have made you understand how informal sector is a bane for employer as well as employee, for both, and in turn the collateral damage is done for Indian economy. अगला पॉइंट, डिजिटल एक्सक्लूजन्स. Cash-based businesses are increasingly marginalized from growing e-commerce system and modern financial technologies that could have enhanced their competitiveness and market reach. कोई सवाल ही नहीं कि एक इनफॉर्मल सेक्टर अमेजन पे लिस्ट होकर अपना सामान बेच दे. काजू बादाम एक किराने की दुकान पर बिक रहा है और किराने की दुकान ने अपना कोई जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है. ई कॉमर्स पे अमेजन का सहायता ही नहीं ले सकते. कितने लोगों को बेच दोगे? अपने मोहल्ले के लोगों को बेच दोगे, आते जाते रास्ते के लोगों को बेच दोगे. लेकिन अगर फॉर्मल होते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अमेजन पे लिस्ट करते हैं, पूरे भारत से ऑर्डर मिलते हैं भर भर के कि यार हमें भी भिजवा देना, तो आपका मार्केट बहुत लिमिटेड हो जाएगा. अगर आप इनफॉर्मल है तो आप फॉर्मल बनिए. ना सिर्फ भारत में, आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे एक्सपोर्ट के लिए भी. कुल मिला के फॉर्मल बनने की पहली सीढ़ी है कि भाई कैश में ट्रांजैक्शन बंद करो, बंद नहीं करो तो कम तो करो, और रजिस्ट्रेशंस करवाओ सरकार के कानून के तहत, कंपनीज एक्ट के तहत, जीएसटी के तहत. व्यापार को बढ़ाओ. आप भी खुशी रहें, देश को भी खुश रखें. आप भी खुश रहें, देश को भी खुश रखें. ठीक, खुशहाली ही खुशहाली. तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि लिमिटेशंस ऑफ कैश इकोनॉमी फॉर इनफॉर्मल सेक्टर क्या क्या होता है. आगे बात करते हैं. और
सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? स्टेप्स टेकन। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। भारत में 99% एमएसएमई इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, माइक्रो और स्मॉल। इसमें भी आधे से ज्यादा 90% इनफॉर्मल है, उनके अस्तित्व का सरकार को पता ही नहीं है, वो किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड ही नहीं है। कौन होते हैं लोग, कहां से आए हैं? ठीक, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस की परिभाषा, स्मॉल एंटरप्राइजेस की परिभाषा और मीडियम एंटरप्राइजेस की परिभाषा आप देख पा रहे हैं। मैं स्क्रीन के साइड में हूं ताकि आपको मैं आंख में किरकिरी ना बनूं। 2 पैरामीटर्स पर है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। चाहे मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो या चाहे सेवाओं की इंडस्ट्री हो, मतलब सेवाओं का क्षेत्र हो, दोनों के लिए ही परिभाषा सेम है। क्या परिभाषा है? 2 पैरामीटर्स पर है, निवेश कितना कर रहे हो परमानेंट एसेट्स में और टर्नओवर कितना है। अगर 1 करोड़ से कम का निवेश है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है तो ऐसे उद्योग को माइक्रो कहते हैं। स्मॉल, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम का और टर्नओवर 50 करोड़ से कम का। और मीडियम में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम का और टर्नओवर 250 करोड़ से कम का। तो ऐसे उद्योग को हम मीडियम कहते हैं। ये परिभाषा कब तक लागू है? ये परिभाषा 31 मार्च तक लागू है। क्यों? क्योंकि बजट में मैडम ने अनाउंस करा है कि इस परिभाषा को हम फिर से रिफाइन कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट को आप 2.5 गुना कर दीजिए और टर्नओवर को 2 गुना कर दीजिए। 1, 5, 10, 50, 50, 250 को एक, मतलब इन्वेस्टमेंट को 2.5 गुना से मल्टीप्लाई कर दीजिए और टर्नओवर को 2 गुना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आंकड़ा आएगा वो नई परिभाषा है। मतलब नई परिभाषा क्या है? लेट मी राइट इट डाउन हियर। नए ही पेज पर लिखते हैं अपन। ऐसे याद कर लीजिएगा। दो आधार पर है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। मैं अभी पहले पुरानी परिभाषा लिख रहा हूं, फिर अपन नई भी लिखेंगे। 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ से कम का टर्नओवर, तो कह दो उद्योग को माइक्रो। 10 गुना कर दो, 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ से कम का टर्नओवर, तो उद्योग को कह दो स्मॉल। 2.5 गुना
और अब 5 गुना कर दो, तो 50 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ से कम का टर्नओवर, तो उद्योग को कह दो मीडियम। ये परिभाषा पुरानी है। अपन इसको एक बॉक्स में बनाते हैं, और ताकि दिखने में अच्छा रहेगा तो याद करने में अच्छा रहेगा। ये नई परिभाषा लिखते हैं अपन यहां पर। इसको अपन नए को हरे से भी कर देते हैं, ऐसा 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 और ऐसा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, ये नई परिभाषा, ग्रीन मतलब जो अभी चालू है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। आसान है, इन्वेस्टमेंट को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 2.5 करोड़ से कम का निवेश, और इधर 5 इंटू 2.5 कर दो वापस। ओह सॉरी, 5 इंटू 2, 2.5 नहीं, तो ये हो गया 10 करोड़। मतलब मैं यहाँ 1 इंटू 2.5 कर रहा हूँ मैं, ताकि हमें याद रहे कि इन्वेस्टमेंट के फैक्टर को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है और टर्नओवर के फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। स्मॉल के लिए भी यही करो, ऊपर वाले को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 50 इंटू 2, जो भी अब आए वो तो आप कर लीजिएगा। सेम यहाँ पर करना है, ऊपर वाले को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका जवाब आ जाएगा। ये नई परिभाषा है जो ग्रीन से लिखी है, इसीलिए ग्रीन से लिखी है कि दिस इज एक्टिव, ग्रीन चीज एक्टिव को बताती है। अब क्या होगा परिभाषा बदल के? इतनी कवायद सब पूरे यूट्यूब पर फैला हुआ है, नई जानकारी जान लीजिए, परिभाषा बदल गई है। तो परिभाषा बदल के क्या फॉर्मेलिटी में मदद मिलेगी? हाँ, इसीलिए जरूरी है कि समय समय पर परिभाषा बदली जाए। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, परिभाषा बदलने से कोई उद्योग को ज्यादा फॉर्मल बनाए रखने में कैसे मदद मिलेगी? आप क्या बोल रहे हैं? सुनिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। जैसे बहुत सारे ऐसे माइक्रो उद्योग है ना जो शिकायत करते थे कि यार ये जो लिमिट रखी है टर्नओवर की, कि 1 करोड़ से कम और 5 करोड़ से कम और निवेश 1 करोड़ से कम, ये तो ऐसे हो जाता है ऐसे, और उसका नतीजा कि हम स्मॉल में चले जाते हैं। जैसे ही हम स्मॉल क्लासिफाई होते हैं, हमें जो सरकार से सब्सिडी और टैक्स में छूट मिलती है वो कम हो जाती है, तो हमें स्मॉल में जाना ही नहीं। तो क्या करेंगे हम अपना इन्वेस्टमेंट फॉर्मल तरीके से करेंगे ही नहीं, हम कैश में करेंगे। हम अपना टर्नओवर फॉर्मल तरीके से बताएंगे नहीं, हम कैश में बताएंगे। कैश में करेंगे तो बताना नहीं पड़ेगा, तो हम माइक्रो ही बने रहेंगे। मतलब ये अपने आप को छोटा रखने के लिए कैश में ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहा है, ये इनफॉर्मल बनना चाह रहे हैं अपने आप को छोटा रखने के लिए। सरकार ने बोला चिंता मत करो, तुम्हें छोटा रहना है तो मैं तुम्हारी परिभाषा को ही महंगाई के अनुरूप बढ़ा देता हूं। महंगाई बढ़ गई, मैं समझता हूं 1 करोड़ और 5 करोड़ से कुछ नहीं होता, तो एक काम करो, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अब 2.5 करोड़ कर देते हैं और तुम्हारे टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ कर देते हैं। ये तो ठीक है ना, ये बात ठीक है कि अब अगर इसको पार करोगे तो फिर ही स्मॉल कहलाओगे, पर 10 करोड़ और 2.5 करोड़ तो बड़ा आंकड़ा है। तो ये लॉजिकल है एकदम सरकार के लिए और उद्योगों के लिए कि उन्हें इस परिभाषा में लगातार बढ़ोतरी मिले, ताकि छोटा सा निवेश करने पर कोई माइक्रो से स्मॉल चला जाएगा और उसकी रियायतें कम हो जाएगी, ये बात तो ठीक नहीं है ना। इसलिए सरकार भी चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग फॉर्मल रहें, इसलिए स्वेच्छा से ही सरकार ने इस परिभाषा में बदलाव करा है। This was announced in budget 2025 on 1st February and it will come into effect from 1st April 2025 for MSMEs of both is the key word. Both से मेरा मतलब है सेवाएं भी और मैन्युफैक्चरिंग भी। भारत में MSME की परिभाषा सेवा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2020 से सेम कर दी गई है।
आज भी वो सेम है। सेवा क्षेत्र का एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का एमएसएमई, इनकी परिभाषा में कोई बदलाव नहीं है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। इसीलिए आप देखेंगे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वो है इम्पैक्ट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑन इनफॉर्मल इकोनॉमी। मैंने ये टॉपिक जब आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता दिए, उसके बाद मैं इस टॉपिक पर आया हूँ एमएसएमई की परिभाषा पर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन नाउ is what initiatives government has taken so that cash transactions are minimized and informality is minimized. Please note this down, giving you 2 minutes to note it down so that we can move towards the end part of our discussion. Giving you 2 minutes, please note it down. चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको एमएसएमई की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अगली चीज़ देख लेते हैं कि सरकार क्या कदम उठा रही है जिससे हमारे एमएसएमई फॉर्मल हों, जहाँ तक संभव हो कैशलेस ट्रांजैक्शन करें। पहली चीज़, गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड उद्यम रजिस्ट्रेशन। एक सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन है एमएसएमई को। एक उद्यम सर्टिफिकेट ले लीजिए, आप फिर इस सर्टिफिकेट से सरकारी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं, आप जीएसटी में रजिस्टर करा सकते हैं, आपको ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। ऐसे ही दूसरा कदम सरकार ने उठाया कि जो एमएसएमईज फॉर्मल है वो अगर समाधान पोर्टल पर रजिस्टर करती हैं तो उनके ग्रीवेंसेस ऑफिशियली ट्रैक होंगे, रिकॉर्ड होंगे, तथा साथ ही अगर कोई ड्यूज़ हैं, ड्यूज़ मतलब एमएसएमई ने कोई सामान बेचा और उसे पैसा वापस नहीं मिल रहा है, ये ग्रीवेंसेस भी समाधान पोर्टल से हैंडल हो सकता है। चैंपियंस पोर्टल लॉन्च करा है सरकार ने। चैंपियंस पोर्टल के तहत सरकार ऐसी प्रक्रियाएं बनाने का प्रयास कर रही है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जिससे एमएसएमई और सरकार के बीच प्रक्रियाओं को और सुगम बनाया जा सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लागू करा जा सके। तो आई होप आपको ये पूरे डिस्कशन में बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हमें एमएसएमईज को फाइनेंशियल इंक्लूजन के दायरे में लाना है, किस प्रकार से कैशलेस ट्रांजैक्शन एमएसएमई को लाभ देते हैं, और किस प्रकार से कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस लार्जली हमारे इनफॉर्मल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं, जो उन्हें छोटा ही रहने देते हैं और व्यापक तौर पर स्केल अप नहीं होने देते हैं। होप दिस discussion was helpful for you. Thank you.